8 अप्रैल 2022 का जो बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है क्लास 10th सामाजिक विज्ञान का, ठीक है, उसका जो मॉडल पेपर है वो लेके बिल्कुल ऐसा पेपर आपके आएगा और विद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेगा। आपको देखने को मज़ा आ जाएगा, इस वीडियो को पूरा देखना। पहला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन में महात्मा गांधी ने नमक को अत्यधिक महत्व क्यों दिया था? तो बेटा कई लोग 4 ऑप्शंस को पढ़ते हैं फिर सही ऑप्शन बताते हैं, तो ये टेक्निक गलत है क्योंकि हमारे दिमाग में फिर वो गलत ऑप्शन भी छप जाते हैं। तो ये जो तीनों कारण हैं ABC, तीनों कारण सही हैं हमारे पास। नमक का प्रयोग अमीर गरीब सभी करते हैं, यह भोजन का अभिन्न हिस्सा था, नमक तैयार करने में सरकार एकाधिकार था। तो इनमें से सभी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे? तो वो दक्षिण अफ्रीका से वापस 1919 में लौटे। जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? तो जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका आपकी जो थी बेटा वो ऑटो वन बिस्मार्क की थी, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है? तो संघीय राज्य बेटा दिल्ली नहीं है। गैरीबाल्डी का संबंध किस देश में था, किस देश से था? तो गैरीबाल्डी का संबंध इटली देश से था, ठीक है। नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना कब हुई? तो नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना बेटा हुई थी 2008 में, ठीक है। अब आते हैं अति लघु उत्तरीय। यंग इटली की स्थापना कब और किसने की थी? तो मैथ्सनी ने 1832 ईस्वी में यंग इटली नामक संस्था की स्थापना की थी। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको इसकी PDF भी प्रोवाइड करा दूंगा। अगले क्वेश्चन में आते हैं, सांप्रदायिकता लोकतंत्र के लिए घातक है, 2 कारण लिखिए। तो बेटा वो 2 कारण क्या हो गए? सांप्रदायिकता के कारण एक समुदाय के लोग दूसरे समुदाय के लोगों से दुश्मनों जैसा व्यवहार करने लगते हैं, जिससे सांप्रदायिक दंगे होने लगते हैं। पहला कारण तो ये होगा। दूसरा कारण है, सांप्रदायिकता के कारण राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता खतरे में बढ़ जाती है, इसीलिए सांप्रदायिकता को लोकतंत्र के लिए खतरा माना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, समवर्ती सूची के 4 विषय लिखिए। तो समवर्ती सूची के 4 विषय हैं, जन स्वास्थ्य, पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था और औषधालय, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आते हैं, लघुत्तरीय प्रश्न है, ब्रिटेन वुड्स समझौते का क्या अर्थ है? संक्षेप में लिखिए। तो ब्रिटेन वुड्स समझौता एक विचार है जिसे औद्योगिक देशों ने अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी के अंतर्गत आम आदमी सहमति से तैयार किया गया। इसमें युद्धोत्तर आर्थिक भरपाई और राशि का संचय कैसे स्थिर रहे, इस विषय पर रणनीति बनाई, ठीक है। और इसका मुख्य उद्देश्य विश्व में आर्थिक स्थिरता को बनाए रखना है। ब्रिटेन वुड्स समझौता इस परिणाम के पश्चात सामने आया था कि किसी देश की आर्थिक स्थिरता अन्य देशों को भी प्रभावित करती है, क्योंकि आज देश परस्पर निर्भर है, ठीक है। आजकल देख रहे हैं आप श्रीलंका में आर्थिक स्थिति कितनी डगमगा रखी है, ठीक है। पाकिस्तान में भी यही हाल है। दबाव समूह और राजनीतिक दल में क्या अंतर है? तो देखो बेटा अंतर निम्नलिखित है। राजनीतिक दलों में लोगों की संख्या कम होती है, जबकि दबाव समूह में लोगों की संख्या अधिक होती है। दबाव समूह में एक नेता होता है जिसके निर्देश पर समूह कार्य करता है, जबकि राजनीतिक दलों में कई नेता हो सकते हैं। दबाव समूह का संगठन संगठित नहीं होता है, जबकि राजनीतिक दलों का संगठन सुगठित होता है। ये अंतर है, ठीक है। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, संघवाद क्या है? इसकी प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो संघवाद क्या है? संघवाद संवैधानिक राज्य संचालन की एक उस प्रवृत्ति का प्रारूप है जिसके अंतर्गत विभिन्न राज्य एक संविदा द्वारा एक संघ की स्थापना करते हैं। इस संविदा के अनुसार एक संघीय सरकार एवं अनेक राज्य सरकारें संघ की विभिन्न इकाइयां हो जाती हैं। भारतीय संघवाद की प्रमुख विशेषताएं, पहला है, टॉपिक बना के जैसे लिखना है वैसे ही मैंने लिखा है, लिखित एवं कठोर संविधान। भारतीय संविधान लिखित संविधान है, इसमें 441 अनुच्छेद हैं। इसका निर्माण संविधान द्वारा किया गया था। संविधान कठोर है क्योंकि इसका संशोधन विशिष्ट प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। संविधान संशोधन में केंद्र तथा राज्य दोनों की समान भूमिका होती है। शक्तियों का विभाजन, संविधान द्वारा केंद्र तथा राज्यों में शक्तियों का विभाजन किया गया है। इस संबंध में 3 सूचियां हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का निर्माण किया गया है। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को प्रदान की गई हैं। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका, शक्तियों के विभाजन को बनाए रखने तथा संविधान की सुरक्षा करने के लिए स्वतंत्र सर्वोच्च तथा निष्पक्ष न्यायपालिका की भी व्यवस्था की गई है।
एक हरी नागरिकता और एक हरा संविधान, ये क्या है? भारतीय संघ में अन्य देशों की संघात्मकता के विपरीत एक हरी नागरिकता तथा एक हरे संविधान की व्यवस्था है। अगला क्वेश्चन है, महामंदी का क्या आशय है? इसके मुख्य दो कारण बताइए, इसके दो प्रभाव भी लिखिए। तो महामंदी का आशय होता है प्रथम विश्व युद्ध के फलस्वरूप उत्पन्न क्षतिपूर्ति तथा युद्ध श्रेणी की समस्याओं ने विश्व के आर्थिक तंत्रों तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को छिन्न भिन्न कर दिया। ठीक है, उद्योगों में मशीनरी तथा वैश्वीकरण, उत्पादन का आधिक्य क्रम, शक्ति में गिरावट, आर्थिक राष्ट्रीयवाद तथा स्वर्ण के असमान वितरण ने विश्व में भीषण आर्थिक संकट उत्पन्न कर दिया। ठीक है, महामंदी के क्या कारण थे? तो आर्थिक महामंदी का प्रारंभ 1929 ईस्वी में हुआ। यह मंदी 30 के दशक के मध्य तक बनी रही। ये दो महायुद्धों के बीच का समय था। प्रथम महायुद्ध के पश्चात अमेरिका का अंतर्राष्ट्रीय कर्जदाता देश के रूप में उभरा। ठीक है, पूंजी उत्पादन एवं उपयोग तथा पूंजी के विदेश से बाहर प्रवाह के कारण इसकी अर्थव्यवस्था में उछाल उत्पन्न हो गया। आर्थिक मंदी के क्या प्रभाव पड़े वो भी लिखना है। आर्थिक मंदी के प्रभाव निम्नलिखित हुए। विश्व के लगभग सभी पूंजीवादी देशों की अर्थव्यवस्था को गहरा प्रभाव पहुंचा। आर्थिक संकट के परिणाम स्वरूप यूरोप में फांसीवादी शक्तियों पर जोर पकड़ने लगी। ठीक है, उसके बाद मानचित्र आता है। मानचित्र पर मैंने एक वीडियो बना रखी है, उसको ज़रूर देखना। कह रहे हैं निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए मानचित्र पर दर्शाइए। प्रश्न पूछा है, फिर आपको उसका उत्तर लिखना है और फिर दर्शाना भी है मानचित्र में। वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी ने संविज्ञा आंदोलन स्थापित किया था, तो वो है बेटा दांडी। ठीक है, वो क्या है बेटा? दांडी। दांडी कहाँ है? ये है आपका दांडी। वह स्थान जहाँ गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा, वो भी है दांडी। दांडी यहाँ हो गया। वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी का जन्म हुआ, वो है पोरबंदर। तो पोरबंदर बेटा यहाँ है गुजरात में। ठीक है, उसके बाद वह स्थान जहाँ असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम स्वीकार किया गया, वो है चौरी चौरा। तो चौरी चौरा कहाँ है बेटा? यह है चौरी चौरा। चंपारण आंदोलन कहाँ हुआ था बेटा? चंपारण में हुआ था। तो चंपारण बेटा ये आपका। तो आशा करता हूँ ये समझ में आ गया। ये तो खंड क था, है ना। अब आते हैं खंड ख में। ठीक है, भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहाँ स्थित है? तो वो है बेटा तमिलनाडु में। निम्नलिखित में से कौन से दो दूरस्थ स्थित स्थान पूर्व पश्चिमी गलियारे द्वारा आपस में जुड़े हैं? तो वह है सिलचर, पोरबंदर। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 में। सलाल बांध किस नदी पर बना है? चिनाब नदी पर बना है। निम्नलिखित में धात्विक खनिज का उदाहरण कौन सा है? तो धात्विक खनिज का उदाहरण है लौह अयस्क। सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो वो बेटा पश्चिम बंगाल में स्थित है। अब आते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न में। जल किस प्रकार नवीकरणीय योग्य संसाधन है? जल नवीकरणीय संसाधन है। सतही अपवाह और भौम जल स्रोत से प्राप्त जल का लगातार नवीकरण और पुनर्भरण जलीय चक्र द्वारा होता है। वास्तव में जल जलीय चक्र में गतिशील रहता है, जिससे जल नवीकरण सुनिश्चित होता रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। केरल में अन्य राज्यों की तुलना में शिशु मृत्यु दर कम क्यों है? तो सबसे मेन कारण है साक्षरता और उत्तम स्वास्थ्य सेवाओं के कारण केरल में अन्य राज्यों की तुलना में शिशु मृत्यु दर कम है। विश्व व्यापार संगठन का उद्देश्य क्या है? तो विश्व व्यापार संगठन का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना है, मतलब उदासीन करना है, दोनों तरफ का बैलेंस, तराजू इधर उधर ना हो जाए, बैलेंस बनाए रखना है। भारत में लौह अयस्क के उत्पादन में संक्षेप में लिखिए। तो बेटा भारत में लौह अयस्क विशाल मात्रा में उपलब्ध है। मैग्नेटाइट सर्वोत्तम लौह अयस्क है। इसमें लगभग 70% लौहांश पाया जाता है। हेमेटाइट उद्योगों की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण लौह अयस्क है। इसका अधिकाधिक मात्रा में उपभोग हुआ है। भारत में लौह अयस्क की निम्नलिखित क्षेत्र पाई जाती हैं, पेटियाँ, जैसे कि बेटा उड़ीसा, झारखंड पेटी। उड़ीसा में उच्च कोटि का हेमेटाइट किस्म का लौह अयस्क मयूरभंज व किदुंझर जिलों में बादाम पहाड़ की खदानों से निकला जाता है।
फिर है दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर पेटी। लोहा इसके कि यह पेटी महाराष्ट्र व छत्तीसगढ़ में फैली हुई है। फिर बल्लारी, चित्रकूट, चिक्कमंगलुरु, तुमकुरी पेटी, ये कर्नाटक में पाया जाता है, नाम से पता चल रहा है। महाराष्ट्र, गोवा पेटी, यह पेटी गोवा और महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में स्थित है। इस पेटी का लौह अयस्क उत्तम प्रकार का नहीं है, फिर भी इसका खनन कुशलतापूर्वक किया जा रहा है। ठीक है, ये लिख देंगे आप। अगला क्वेश्चन है बेटा, खनिज क्या है? संक्षेप में समझाइए। खनिज प्राकृतिक रूप से विद्यमान एक संपन्न तत्व है जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना है। खनिज प्रकृति में अनेक रूपों में पाए जाते हैं, जिनमें कठोर हीरा व कोमल चूना तक सम्मिलित होता है। किसी विशेष खनिज का निर्माण उस समय की भौतिक रासायनिक परिस्थितियों के अनुसार होता है। इसी के परिणामस्वरूप खनिजों में विविध रंग, कठोरता, चमक, घनत्व, विविध क्रिस्टल पाए जाते हैं। अब विस्तृत उत्तरी प्रश्न में बोला संगठित क्षेत्रों और असंगठित क्षेत्र में क्या अंतर है? तो अंतर का नाम अर्थ, और यहाँ मैंने असंगठित लिखा, यहाँ मैंने संगठित लिखा है। असंगठित क्षेत्र से आशय यह उन छोटी छोटी और बिखरी हुई इकाइयों से है जो सामान्यतः राजकीय नियंत्रण से बाहर होती हैं। और संगठित क्या है? संगठित क्षेत्र से तात्पर्य उस स्थान, उद्गम या कार्य के स्थान से है जहाँ रोजगार की अवधि नियमित होती है। नियम और विनिमय, इस क्षेत्र के नियम और विनिमय होते हैं लेकिन उनका पालन नहीं किया जाता, और इस क्षेत्र में सरकारी नियमों एवं विनियमों का पालन किया जाता है। रोजगार की शर्तें अनियमित होती हैं और यहाँ पर नियमित होती हैं। वेतन, श्रमिक दैनिक मजदूरी प्राप्त करते हैं, और इधर क्या होता है, कर्मचारी और श्रमिक नियमित रूप से मासिक वेतन प्राप्त करते हैं, क्योंकि ये सरकारी काम है, ये सरकारी काम नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारत में उपभोक्ता आंदोलन का प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी कारणों की व्याख्या कीजिए। सो क्या है बेटा, भारत में उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत उपभोक्ताओं के असंतोष के कारण हुई, क्योंकि विक्रेता अनेक अनुचित व्यावसायिक व्यवहारों में सम्मिलित नहीं होते थे। बाजार में उपभोक्ताओं को शोषण से बचाने के लिए कोई कानून व्यवस्था उपलब्ध नहीं थी। किसी दुकानदार अथवा ब्रांड से असंतुष्ट होने पर वह स्वयं दुकान अथवा ब्रांड बदल देता था। यह माना जाता था कि यह उपभोक्ता का उत्तरदायित्व है कि वह किसी वस्तु अथवा सेवा को खरीदने समय पूर्ण सावधानी बरते। उपभोक्ताओं को इस दृष्टि से जागरूक बनाने में अनेक वर्ष लग गए। सन 1986 में भारत सरकार द्वारा एक बड़ा कदम उठाया गया। इस वर्ष उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 पारित किया गया, जो कोपरा के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये आपको लिखना था। और मानचित्र वाला फिर से आ गया है, 2 क्वेश्चन आएंगे इस बार कि दिए गए भारत के मानचित्र को दर्शाइए। भारत का कोई एक बंदरगाह जो पश्चिमी तट पर स्थित है उसे इस चिन्ह द्वारा दिखाइए। तो उसका नाम क्या है बेटा? कांडला पोर्ट, गुजरात। उसको इस चिन्ह से दर्शाना है। तो गुजरात बेटा यहाँ है। ठीक है, उसके बाद हीराकुंड बांध इस चिन्ह से दिखाना है। और हीराकुंड बांध कहाँ है? उड़ीसा में, महानदी में निर्मित है, उड़ीसा। ठीक है, तो उड़ीसा बेटा कहाँ आ जाए? ये हीराकुंड बांध। अगला क्वेश्चन है, कोयला उत्पादन का कोई एक केंद्र इस चिन्ह द्वारा बताइए। तो कोयला का बेटा क्या? कलकत्ता, इस चिन्ह से दर्शा देंगे। फिर हमसे बोला गया है डल झील इस चिन्ह से द्वारा नाम सहित, तो वह बेटा श्रीनगर, कश्मीर में डल झील। तो इस तरीके से ये जो मॉडल पेपर है 2022 क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान, ठीक है, जो आपका 8 अप्रैल को पेपर होने वाला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो 2022 बोर्ड में आएंगे वो मैंने आपको बताया। आशा करता हूँ आपको पसंद ज़रूर आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेक करें। ठीक है, सामाजिक विज्ञान के बाद हम मैथ्स की तैयारी भी करा रहे हैं, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मिल जाएंगे, और एग्ज़ाम से पहले भी हम बहुत सारे वीडियोज़ बनाएंगे।